होता है जो उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा. जिस permanently fixes a name to an actual physical specimen. ये वही बात है जो मैंने आपको कह दिया. The nomenclatural type या typus of a taxon is an element to which the name of a taxon is permanently attached. For example, family Brassicaceae is attached with the genus name Brassica. Brassica, you know, it is the genus representing several species, including Brassica campestris, including Brassica nepus, oleracea, etc., etc. ठीक है. तो ब्रासिका क्या हो गया? ब्रासिका अपनी फैमिली के लिए क्या हो गया? ब्रासिका अपनी पूरी फैमिली के लिए नॉमेनक्लेचर टाइप हो गया. इसी तरह से रोजा है, रोज प्लांट, रोजा इंडिका. तो रोजा जो है ये अपने जीनस का भी रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है. रोजा जो है अपनी फैमिली रोजेसी के लिए भी नॉमेनक्लेचरल टाइप है, और रोजेसी के साथ साथ ये अपने आर्डर के लिए भी नॉमेनक्लेचरल टाइप है, रोजेल के लिए. ठीक है. The nomenclatural type is not necessarily the most typical or representative element of the taxon. जरूरी नहीं है कि वो हर एक के लिए रिप्रेजेंटेटिव हो, सिर्फ एक के लिए रिप्रेजेंटेटिव हो तो भी चलेगा. ठीक है. या जीनस के लिए हो, या फिर फैमिली के लिए हो, या आर्डर के लिए हो. दैट्स इट. टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर या नॉमेनक्लेचर टाइप या टाइप स्पेसिमेन से क्या मुराद है? टाइप स्पेसिमेन को हमने डिफाइन किया पहले ही, दोबारा ही डिफाइन कर लेता हूँ. टाइप स्पेसिमेन इज द प्लांट स्पेसिमेन that is representative to a particular taxonomic group. Type specimen क्या है? It is a plant specimen that is representative to a particular taxonomic group. ठीक है. तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे. फिर नॉमेनक्लेचरल टाइप की कई अकसाम है, 5-6 किस्में हैं इसकी या नॉमेनक्लेचरल टाइप्स की. तो इसमें से वन बाय वन उनको हम पढ़ेंगे. Number 1 is holotype, number 2 is lactotype, isotype, syntype. ठीक है. ये सिन में ई ज्यादा आ गया तो इसको आपने ध्यान में रखना है कि ये नहीं है इसमें. तो holotype, lactotype, isotype और syntype. वन बाय वन उसको हम पढ़ेंगे. आगे पेज पे भी है. Holotype is the specimen or illustration used by the author or designated by him or her as the nomenclature type. इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो फर्स्ट स्पेसिमन जो आथर उसको पहली दफा डिजिग्नेट करता है किसी भी फैमिली के लिए या किसी भी जीनस के लिए एज अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, एज अ रिप्रेजेंटेटिव स्पेसिमन. तो उस टाइप को हम क्या कहेंगे? उसको हम होलो टाइप कहेंगे. यानी उससे पहले कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, पहली दफा किसी आथर ने ये काम कर दिया तो ये होलो टाइप हो गया. लैक्टोटाइप क्या है? क्या होलो टाइप के बाद किसी और की गुंजाइश रह जाती है? तो उस पर हम बात करते हैं. लैक्टोटाइप. लैक्टोटाइप एज अ टाइप स्पेसिमन या एज अ स्पेसिमन or illustration selected from the original material to serve as a nomenclatural type when no holotype was indicated at the time of publication or is missing. लैक्टोटाइप जो है ये वो स्पेसिमन है जो ओरिजिनल के साथ साथ लिया जाता है, लेकिन उस वक्त होलोटाइप का या तो उसकी जो है अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि होलोटाइप क्या है, या फिर ये है कि होलोटाइप उस वक्त उस आतर से, ओरिजिनल आतर की, ये दोनों बातें ओरिजिनल आतर की हम बात करें, उस आतर से होलोटाइप जो उसने डिजिग्नेट किया था वो गायब हो गया, या अभी तक उसने होलोटाइप को डिजिग्नेट नहीं किया है. तो उस वक्त जो बाकी उसके साथ जो होंगे उसको हम लैक्टोटाइप कहेंगे. साल के तौर पर आतर है, तुफैल खान आतर है, तो उसने कोई 5-6 स्पेसिमन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उसने रख दिया अपने पास. क्या उससे ये हुआ कि उसने उन 6 में एक को पहले डिजिग्नेट किया था, वो उससे जाया हो गया, तो अब बाकी उसके पास जो बचे हैं उसमें से वो किसी एक को लैक्टोटाइप के तौर पे रखेंगे या लेंगे. या फिर ये है कि अभी तक उसने उनमें से होलोटाइप को डिसाइड ही नहीं किया है, तो बाकी सारे जितने रह जाते हैं वो सारे लैक्टोटाइप कहलाते हैं.
एन आइसोटाइप, आइसोटाइप क्या है? ये डुप्लीकेट होता है होलोटाइप का। यानी बाज़ औक़ात आतर सेफ्टी के लिए, क्योंकि एक स्पेसिमेन ज़ाया हो सकता है, एक पौधा ज़ाया हो सकता है, तो वो उसका डुप्लीकेट रख देता है। उस डुप्लीकेट को फिर कहते हैं आइसोटाइप। ठीक है, इट इज ए specimen which is the duplicate of the holotype, but it is also designated, या it is also collected by the same author who designate the holotype। ये ज़हन में हो, सेम आथर की बात हो रही है इन तीनों में। syntype, syntype is one of the two or more specimens cited by the author when no holotype was designated। अब वो सो है, आथर जो है उसमें अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि आया मैं ब्रासिका को डिजिग्नेट कर लूं एज ए होलोटाइप, या फिर जो है मैं इसमें सिट्रुलस को जो है मैं डिजिग्नेट कर लूं। ठीक है ना, उस फैमिली के लिए रिप्रेजेंटेटिव। तो दो उसने अलग पौधे लिए हैं और अभी तक उसने डिसाइड नहीं किया, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? वो सेम टाइप हो गए। अब उनमें से कुछ देर सोचने के बाद उनमें से एक जो है वो डिजिग्नेट कर लेगा एज ए होलोटाइप, और बाकी जो उसके पास रह जाएंगे उन सबको उसकी सिन टाइप कहलाएंगे। ठीक है, तो द holotype was designated or any of the two of the most specimens simultaneously designated as a type। ठीक, सिन टाइप क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा स्पेसिमन किसी आतर ने लिए हो और अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि होलोटाइप किसको रखा जाए या किसको डिजिग्नेट किया जाए, तो सारों को सिन टाइप कहा जाएगा। सिन टाइप में एक को एज ए होलोटाइप चूज किया जाएगा और बाकी जो है वो सिन टाइप के तौर पे रहेंगे। वही टाइप्स और नोमेनक्लेचरल टाइप्स की डिस्कशन जारी है। पैराटाइप, व्हाट इज पैराटाइप? पैराटाइप इज a specimen cited in the protologue that is neither the holotype nor isotype nor one of the same type if two or more specimens were simultaneously designated as a type। यानी ये वो साइट पे रखे हुए स्पेसिमन है जो आतर ने रखे हैं, ना तो ये होलोटाइप होता है, ना ये आइसोटाइप होता है, और ना ही ये जो है वो सिन टाइप होता है, लेकिन वैसे उसने कलेक्ट किए थे, साथ रखे थे। तो वो जो साथ रखे हुए पौधे थे जिनको ख्याल था कि कभी ये भी हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है, उनको पैराटाइप कहता है। यानी पैरेलली उसने साथ रखे थे, लेकिन ना तो उसमें से कोई होलोटाइप आया, ना आइसोटाइप आया, ना ये सेम टाइप के तौर पे लिए गए, तो उसको पैराटाइप कहा जाए। फिर न्यू टाइप, न्यू टाइप जैसे न्यू होता है ना, नया, उसी से आपने इसको समझ लेना। ये वो स्पेसिमन होता है which is cited in the protologue selected to serve as a nomenclature type as long as all the material on which the name of the taxon was based is missing। मिसाल के तौर पर किसी हादसे की वजह से या किसी और वजह से आतर ने, जो पहले आतर ने जो टाइप लिए थे या डिजिग्नेट किए थे, वो मिस हो गया, वो इंफॉर्मेशन खत्म हो गया, या वो पौधे सारे ज़ाया हो गए, जलजला आ गया, आग लग गई, ठीक है ना, या सैलाब उस जगह पे आ गया, तो वो सारा जो है मिस हो गया। अब एक नया साइंटिस्ट या नया जो है टेक्सोनोमिस्ट आएगा, बॉटनिस्ट आएगा, और वो नए सिरे से जो है टाइपिंग करेगा। ठीक है, जो नए सिरे से वो टाइप को चूज करेगा उसको फिर हम कहेंगे न्यू टाइप। सो इट इज द टाइप स्पेसिमेन which is chosen by the author, not the original author, the author come next to the original, and it is in the case when all the material, the previous material is lost due to some catastrophe, due to some accident। ठीक है, किसी हादसे या किसी आफत की वजह से वो ज़ाया हो गए, तो नया जो लिया जाएगा उसको आइसोटाइप कहा जाएगा, न्यू टाइप कहा जाएगा। When a holotype or previously designated lectotype has been lost or destroyed, and it can be shown that all the other original material differ taxonomically for the destroyed type, a new type may be selected as a preserve the usage established by the previous typification। यानी प्रीवियसली जो कुछ था वो खत्म हो गया, तो वो प्रीवियस की जगह पे नया जो आएगा उसको न्यू टाइप कहा जाएगा।
अच्छा, पब्लिकेशन, प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन से क्या मुराद है, वैलिडनेस ऑफ पब्लिकेशन से क्या मुराद है, और इफेक्टिवनेस ऑफ द पब्लिकेशन से क्या मुराद है। ये तीन टर्म्स जो है पब्लिकेशन के साथ यूज किए जाते हैं। प्रायोरिटी, नाम की प्रायोरिटी, इफेक्टिवनेस पब्लिकेशन की क्या होगी, और वैलिडनेस पब्लिकेशन की क्या होगी। इफेक्टिवनेस से क्या मुराद है, इट इज द पब्लिकेशन विच इज अकॉर्डेंस विद द रूल, रूल के हिसाब से हो, यानी कि नाम जो रखा गया है या जो रखा है साइंटिस्ट ने, वो नाम जो है वो रूल्स के हिसाब से हो। दैट इज प्रिंटेड मैटर हैज टू बी डिस्क्राइब टू द जनरल पब्लिक or at least to the botanical institution with libraries accessible to botanists generally। इफेक्टिव पब्लिकेशन ये है, याकूब खान ने बहुत ज्यादा काम किया है सपोज किसी पौधे के ऊपर, लेकिन वो उसको टाइपिंग या प्रिंटेड फॉर्म में नहीं ला सका, या वो किसी स्कूल में या जो भी उसके लिए मुनासिब जगह है, हॉल है या उसके लिए ऑडिटोरियम है, उसमें नहीं ले जा सका, तो उसकी पब्लिकेशन कोई इफेक्टिव नहीं होगी। इफेक्टिव पब्लिकेशन ये है कि आपने जो काम किया है उसको प्रिंटेड फॉर्म में लाना है और उसको आपने कम्युनिटी के सामने पेश करना है, रखना है। ये इफेक्टिव पब्लिकेशन की डिफिनेशन है। वैलिड पब्लिकेशन, वैलिड कैसे होगी, वैलिडनेस का जो जिक्र है वो जो है उसका इन चीजों के साथ जो है ताल्लुक है। इट इज अ पब्लिकेशन दैट इज अकॉर्डिंग विद द रूल, रूल्स के हिसाब से हो। वैलिड तब होगा कि अगर वो लैटिन या लैटिनाइज लैंग्वेज या स्टाइल में होगा, अगर उसमें बाकायदा रैंक की इंडिकेशन होगी, क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ द रैंक होगी, तब वो वैलिड होगा। इसके अलावा जो है वो टाइप जो है वो डिजिग्नेट करेगा और कहाँ से इसको हासिल किया गया है, लोकेशन भी उसमें देना पड़ता है। और इसके अलावा वैलिड तब होगा जब वो साइंटिफिक जर्नल या किसी साइंटिफिक सेशन में उसको वो पब्लिश करेगा, तब वो वैलिड होगा। ये ऊपर वाली बात जो है यहाँ पे भी आखिर में फिर आ गई। ठीक है, लेकिन वैलिडनेस के साथ क्या है कि लैटिन लैंग्वेज में होगा, क्लियर कट इंडिकेशन होगी रैंक की, और डिजिग्नेट होगा कि वो किस लोकेशन से, किस लोकेलिटी से हासिल किया गया है। एक वैलिडनेस का एक और भी आपको बात बता दूं, वैलिडनेस, वैलिडनेस जो है उसमें प्रायोरिटी भी होती है। द फर्स्ट नाम जो है प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द फर्स्ट नेम। तो वैलिड नाम वो होगा कि जो प्रायोरिटी पे आता है, ठीक है ना। वैलिड नेम इज द नेम विच इज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब जो फर्स्ट नाम होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, जो सेकंड नाम होगा उसकी प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि दो साइंटिस्ट हैं पैरेलली, उन्होंने एक ही पौधे पे या एक ही स्पेसिमेन पे काम किया है, लेकिन एक का काम 2 दिन भी अगर पहले होगा दूसरे से, दोनों का काम रूल्स के हिसाब से भी होगा, लेकिन वक्त के हिसाब से वो जो ए नंबर है उसने 2 दिन पहले किया है, तो वैलिडनेस किसकी होगी, जिसने 2 दिन पहले वो काम किया है, पब्लिकेशन उसकी वैलिड होगी, नाम उसी का वैलिड होगा। तो उसमें प्रायोरिटी को भी जहन में याद रखना है। वैलिडनेस जो है इट आल्सो इज रिलेटेड टू द प्रायोरिटी रूल्स। आथर की साइटेशन, आथर यानी जो आथर किसी पौधे को या किसी स्पेसिमेन का नाम रख लेता है, पहली दफा उसको रख लेता है, तो एज ए ऑनर के तौर पे यानी एजाजी तौर पे जो है उस आतर को भी आगे उसका जो है नाम लिखा जाता है। कई बोटेनिकल नाम में आपने लिखा हो, देखा होगा कि बोटेनिकल नाम में कई नाम ऐसे हैं कि उनके आगे आपने एल देखा होगा या LINN देखा होगा, ठीक है, या आपने स्मिथ देखा होगा, उसके आगे दो नाम है, उसके आगे SMIT लिखा होगा, देखा होगा आपने, या कोई और जो है साइंटिस्ट का नाम होगा, वो क्या है, ये उस साइंटिस्ट के लिए क्या है, एक तरह से ऑनर है कि ये नाम उसी ने पहली दफा डिजिग्नेट किया था। द नेम ऑफ द टेक्सन is incomplete unless the name of the author or author who first validly published the name is cited along the name with it। ठीक है, यानी
वो नाम उस वक्त तक जेन्युइनली, वैसे तो अगर आप लिखेंगे किताब में तो आपको लीनियस या उनकी लिखने की जरूरत नहीं है अगर उसका नाम है, आप सिर्फ 2 नामों तक आपका जो है बाउंडनेस है। लेकिन अगर कोई किसी कांग्रेस में आप जाएंगे तो बाकायदा उसके साथ आथर साइटेशन भी जरूरी है, क्योंकि वो उसके बगैर इनकम्प्लीट है वो नाम, क्योंकि उससे क्लियर कट पता चलता है कि ये नाम रखा किसने है, ठीक है ना, और एक तरह से आथर की क्या होगी, हौसला अफजाई होगी। दिस हेल्प्स इन वेरीफाइंग द डेट्स ऑफ पब्लिकेशन एंड इम्पार्टिंग प्रिसीजन इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसका फायदा ये होगा ये नाम कब से चला आ रहा है, 200 साल पहले से चला आ रहा है, 100 साल पहले से चला, क्योंकि उस साइंटिस्ट का अपना एक एरा होगा, दौर होगा, तो वो हम फौरन से पहले जो है उसको पहचान लेते हैं कि ये उस वक्त से चला आ रहा है। तो आपको इसकी वैलिडिटी का जो है पता चल जाता है, वेरीफाई कर लेता है उसकी डेट को, ठीक है ना, उस उतनी ज्यादा उसमें प्रिसीजन आएगी। Usually the name are cited in abbreviated form but never underlined। जो साइंटिस्ट का नाम है उसको हम फुल तो नहीं लिख सकते क्योंकि बड़ा नाम होता है साइंटिस्ट का, तो हम जस्ट जो है एब्रीविएटेड फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल लीनियस का लिखेंगे तो लिन लिखा जाएगा, ठीक है, या सिर्फ एल लिखा जाएगा, एल डॉट लिखा जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर सुलैनम नाइग्रम है, ये मको का एक पौधा है, सुलैनम नाइग्रम साइंटिफिक नाम है। आगे हम सिर्फ एल लिख के डॉट लगा देते हैं, या LINN लिख देते हैं, डॉट लगा देते हैं, तो उससे क्या आपको मालूम होगा, उससे आपको ये मालूम होगा कि ये जो सुलैनम नाइग्रम का नाम है ये लीनियस ने रखा था, ठीक है। लीनियस का दौर आपको फौरन आपके सामने आ जाएगा कि हाँ उसका तो दौर 1750 से लेके 1800 तक था, तो आपको फौरन से पहले आप पता चल जाता है कि ये 200 या 250 साल पहले पुराना पौधा है, जो नाम उसका पुराना है इतना। If the name of the plant is jointly published by the two author, अगर कोई 2 ऑथर ने ये नाम पब्लिश किया है, साल के तौर पर लीनियस ने किया है और उसके साथ कोई और नाम लिख साल के तौर पर कर दे, साल के तौर पर स्मिथ ने उसके साथ वो नाम दोनों ने मिलके किया है, तो फिर क्या होगा कि उनका नाम जो है उसको लिंक किया जाएगा ईटी से, या इसके साथ जो है हम एंड वाला जो है साइन लगा देंगे। मिसाल के तौर पर वही नाम सुलैनम नाइग्रम आपने नोट किया होगा, सुलैनम नाइग्रम का है, तो सुलैनम नाइग्रम आगे अगर ये लिनियस और स्मिथ ने दोनों ने मिलके किया है तो लिन आएगा, लिन एंड स्मिथ आएगा, लिन एंड स्मिथ आएगा, एंड का ये निशान रखेंगे हम उसमें, ठीक है, या लिन ईटी डॉट स्मिथ आएगा, दोनों एक ही हैं, ठीक है, एक ही चीज है, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, इज इट। लेकिन जो जुड़ाव है उससे पता चलेगा कि ये 2 बंदों का, और उसमें भी प्रायोरिटी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, प्रायोरिटी को ध्यान में रखा जाएगा। मतलब प्रायोरिटी से मुराद ये है कि जो साइंटिस्ट पहले, मिसाल के तौर पर लीनियस का काम पहले था, स्मिथ का बाद में था, तो लीनियस का नाम पहले होगा और स्मिथ का बाद में होगा, या स्मिथ का काम पहले है लीनियस का बाद में, तो स्मिथ का पहले नाम होगा, ईटी आगे लीनियस होगा, या एंड लीनियस होगा, ठीक है, ये भी ध्यान में याद रखें। When more than 3 authors are involved, अगर 3 से ज्यादा आथर है उसमें, तो फिर क्या किया जाएगा, citation is normally restricted to the first author। पहला जो जेन्युइन आथर है, जो फर्स्ट आथर है, उसका नाम आप लिखेंगे और उसके साथ आगे आप लिखेंगे एटाल, ठीक है, एंड एटाल लिखेंगे। मिसाल के तौर पर वही बार बार आप भी सोच रहे होंगे कि ये सुलैनम नाइग्रम का नाम सर बार बार क्यों लेता है। सुलैनम नाइग्रम चूंकि आसान है इसीलिए मैं लेता हूँ। सुलैनम नाइग्रम है और इसको सपोज 4 लोगों ने किया है, लीनियस ने किया है और लीनियस के साथ आप चारों आपको मिला देते हैं, अताउल्लाह को, बिलाल को, तुफैल को, याकूब को, आप चारों ने भी सपोज लीनियस के साथ काम किया था, तो क्या किया जाएगा कि नाम सुलैनम नाइग्रम का आ गया, आगे क्या लिखा जाएगा, लिन, LINN, और
बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा म्यूट कर ले। तो आगे जो है लिन के आगे जो है होगा एंड इटाल। इटाल से क्या मुराद होगा, जो को वर्कर है या को पार्टनर है वो उसका जिक्र है। ठीक है, ये आतर साइटेशन। चॉइस ऑफ नेम। You are now unmuted. You are now muted. माइक को ऑफ कर दें। किसका ऑफ माइक जो है वो आ रही है, क्योंकि बैकग्राउंड में फिर आवाजें आ रही है, फिर डिस्टर्बेंस होती है। चॉइस ऑफ द नेम एंड रिटेंशन एंड रिजेक्शन ऑफ द नेम। एक रूल ये है कि आपका नाम जो है बाय चॉइस, आपके पास क्या चॉइस है, या आप किसी नाम को रिजेक्ट करेंगे या रिटेन करेंगे, तो उसके लिए क्या रूल्स है आपके पास। ये एक और रूल है, लेकिन इसमें ये सारे सब रूल्स हैं, एक ही रूल में सब रूल्स आता है उसमें। चॉइस ऑफ द नेम। व्हेन द टेक्सन नेम इज चेंज, फॉर एग्जांपल एक स्पीशी है वो जीनस बन गया सपोज, तो उसमें जो अर्लीस्ट लेजिटिमेट नाम होगा प्रायोरिटी के लिहाज से, वैलिडनेस के लिहाज से, तो वही नाम क्या किया जाएगा, उसको चूज किया जाएगा। अगर दूसरा नाम होगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक स्पीशी है, जीनस बन गया, तो जो अर्लीस्ट नाम होगा उसी को ही जीनस रखा जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर ब्रासिका के ये सारे स्पीशीज है, कैम्पेस्ट्रस है, ओलरेसी है, और इसके अलावा जो है नेपस है। सपोज इनमें से किसी एक को जीनस का दर्जा मिल गया, या कहा जाए कि ये सारे स्पीशीज एक जीनस का दर्जा इनको मिलेगा, तो उनमें से इन तीनों में देखा जाएगा कि इन तीनों में सबसे पुराना अर्लीस्ट लेजिटिमेट नाम कौन सा है। तो जो भी नाम होगा लेजिटिमेट, उसी को जीनस के तौर पे लिया जाएगा। When two or more taxon of the same ranks are united into one, इसी तरह से अगर दो नाम है, पहले अलग अलग नाम थे लेकिन बाद में पता चला कि ये दरअसल यूज तो अलग अलग होता है, लेकिन ये दरअसल एक ही नाम था, तो फिर क्या किया जाएगा। दोनों को यूनाइटेड करना है, तो जाहिर है एक का नाम जो है, दो अलग से स्पीशी है उसको एक करना है, तो उनमें से किसी एक का नाम तो चूज होगा, दूसरे का नाम रिजेक्ट हो जाएगा। अब किसको आपने सिलेक्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, इसके लिए भी वही रूल है कि जो ओल्डेस्ट लेजिटिमेट नाम होगा विल बी चूजन, और दूसरा जो नाम होगा उसको क्या किया जाएगा, उसको रिजेक्ट किया जाएगा। नेम ऑफ दिस टैक्सन शुड बी रिटेन एज द नेम ऑफ यूनाइटेड टैक्सन, एंड द न्यूअर वन या द न्यूअर लेजिटिमेट नाम विल बी रिजेक्टेड, उसको जो है खत्म किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। ओल्डेस्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी और नए वाले को जो है खत्म किया जाएगा। When a genus or species divided into two or more genera or species, the original name of the genus or species must be retained. मिसाल के तौर पर एक जीनस है या स्पीशी है, उसको दो में डिवाइड किया गया या दो से ज्यादा जेनरा में डिवाइड किया गया, स्पीशी में डिवाइड किया गया, तो जो ओरिजिनल नाम होगा जीनस का या स्पीशी का उसी को रिटेन किया जाएगा। यानी कि दो बन गए तो ओरिजिनल नाम, ऐसा नहीं है कि आपने दो बना दिए। मिसाल के तौर पर ब्रासिका के कोई दो स्पीशीज थे, आपने एक को भी जीनस नाम रख दिया, दूसरे को भी, तो ऐसा नहीं है कि ब्रासिका का जीनस का नाम ही आप उड़ा देंगे, नहीं, ब्रासिका का नाम होगा, रिटेन होगा। हाँ, दूसरे को आप अगर दूसरा नाम देंगे तो दे सकते हैं, लेकिन पहला नाम कहीं नहीं जाएगा और रिटेन हो जाएगा। इसी तरह से व्हेन अ स्पीशीज ट्रांसफर टू अनदर जीनस, इसी तरह से अगर एक स्पीशी जो है वो एक जीनस से दूसरे में जाएगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो ओरिजिनल नाम होगा वो रिटेन किया जाएगा। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर एक स्पीशी है, पायरस मेलस है सपोज, या पायरस मेलस है, वो हम चाहते हैं कि उसको जो है उसको वहां से पायरस से निकाल दें उस स्पीशीज को,
और इसको किसी दूसरे जो है जीनस में रखा जाए, तो उसका स्पीशी नाम जो है उसको आपने कहीं नहीं जाने देना है, सिर्फ उसका जीनस चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर स्पीशी नाम सपोज पायरस कम्यूनस है, उसको आपने पायरस से हटा देना है और मेलस में रखना है, तो उसका जीनस नाम तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, मेलस चला जाएगा, लेकिन उसकी स्पीशी का नाम को आपने छेड़ना नहीं है। अगर वो ठीक नाम है या उसी नाम पे कोई दूसरा स्पीशी नाम नहीं है तो आपने उसको एज इट इज रिटेन कर देना, ठीक है। ये आपके पास चॉइस है। रिजेक्शन ऑफ द नेम, कब आपने एक नाम रिजेक्ट करना है, कब आपने एक नाम को जो है वो छोड़ देना है। The legitimate noun or epithetic noun must not be rejected merely because it is inappropriate or disagreeable, ठीक है, or because another is preferable or better known। आपने इसी बुनियाद पे किसी नाम को रिजेक्ट नहीं करना कि ये नाम इनअप्रोप्रिएट है या डिसएग्रीएबल है। अगर कोई लेजिटिमेट है, वो जो है उसके नाम पे कोई और नाम नहीं है उस विषय में, तो आपने उसको नहीं रिजेक्ट करना है, ठीक है। और बिकॉज इट इज लॉस्ट इट्स ओरिजिनल नेम मीनिंग, ओरिजिनल मीनिंग उसकी खत्म हो, तो आपने इसकी वजह से उसको नहीं खत्म करना है। लेकिन however a name must be rejected if it was nomenclaturally superfluous when published। अगर वो जरूरत से ज्यादा था पब्लिकेशन के दौरान, तो आपने उस नाम को जो है खत्म कर देना है। इसी तरह से सिमिलरली a name or epithet is rejected when it is replaced by oldest legitimate noun or in a combination by the oldest available epithet in the rank concerned। जिस रेंज में आपने उसको रिप्लेस किया रखा है, अगर उसमें कोई और ओल्डेस्ट लेजिटिमेट नाम आ गया, पुराना नाम आ गया, और वो लेजिटिमेट भी है, जायज नाम है, सही नाम है साइंटिफिकली, तो फिर डेफिनेटली आपने जो नया नाम आपने रखा है या आपने चूज किया है वो डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा। The following type of the name can be considered to be legitimate, illegitimate and unusable। रूल ऑफ कंजर्वेशन, इसको कहते हैं नॉमिना कंजर्वेंडा। आपकी बुक में हो सकता है ये लफ्ज लिखा हो, नॉमिना कंजर्वेंडा या कंजर्वेशन ऑफ द नेम। बाज नाम को अगरचे वो रूल्स के हिसाब से सही नहीं होते, समटाइम certain names though it is illegitimate या not according to the rules, they are retained या they are conserved, उनको एबॉलिश नहीं किया जाता, खत्म नहीं किया जाता। वजह क्या है? Because of the reason that it is more familiar to the people, more familiar to the scientific community। इसी बुनियाद पे उनको कंजर्व किया जाता है, उनको खत्म नहीं किया जाता। एक नाम है, स्पीशी का नाम है, जीनस का नाम है, फैमिली का नाम है, रूल्स के हिसाब से वो बिल्कुल फिट नहीं बैठता। रूल्स आपको एक कह रहे हैं, वो नाम जो है दूसरा कह रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी साइंटिफिक कम्युनिटी में ये इजाजत है कि उस नाम को दूसरे नाम के साथ, लेजिटिमेट नाम के साथ भी कंजर्व रखा जाए, बचाया जाए, यानी उसको ना खत्म किया जाए। उसकी वजह क्या है कि वो जो नाम है वो काफी कॉमन हो चुका है, काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है, उसको खत्म करने की जरूरत नहीं है। इस उसूल को कहते हैं नॉमिना कंजर्वेंडा, और ये ज्यादातर किया जाता है फैमिलीज के केस में। मिसाल के तौर पर जो ब्रासिकेसी फैमिली है, ब्रासिका की जो फैमिली है, ब्रासिकेसी जेन्युइन नाम है, लेजिटिमेट नाम है, लेकिन उसकी जगह पे कभी आपने देखा होगा क्रूसीफेरी का नाम भी इस्तेमाल होता है। अब क्रूसीफेरी का नाम इलिजिटिमेट है, गलत नाम है साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने, लेकिन चूंकि ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है लिहाजा इसको खत्म नहीं किया जाता, कंजर्व किया जाता। या पोएसी फैमिली जो है, ग्रास की फैमिली है पोएसी,
ये उसका सही नाम है, लेजिटिमेट नाम है, लेकिन उसके बरक्स ग्रेमिनी का नाम जो है वो बिल्कुल गलत है, इलिजिटिमेट है, उसूलों के मुताबिक नहीं है। लेकिन फिर भी साइंटिफिक कम्युनिटी ने इजाजत दी है कि ग्रेमिनी का नाम को भी रिटेन किया जाए। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज नामिना कंजर्वेंडा या कंजर्वेशन ऑफ नेम। उसकी वजह यह है कि वो वाइडली यूज होता है, मोर फेमिलियर होता है, ओल्डेस्ट नेम होता है, ज्यादा लोग उसको जानते हैं, तो लिहाजा इसको खत्म करने की जरूरत नहीं होती। इसको कहते हैं नामिना कंजर्वेंडा। सिनोनिम, ऑटोनिम, ठीक है, एंड टाटोनिम। प्रायोरिटी ऑफ नेम पे दोबारा बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड अपॉन प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। मतलब क्या है कि जो नॉमेनक्लेचर नाम आप देते हैं वो प्रायोरिटी पे बेस करेगा। मतलब क्या है कि जो अर्लीस्ट नेम होगा, लेजिटिमेट नाम होगा, वो करेक्ट होगा और दूसरा जो है रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि टेक्सोनॉमिक ग्रुप कैन हैव ओनली वन करेक्ट नेम। किसी भी ग्रुप के लिए सिर्फ एक ही नाम होगा, ठीक है, विच इज द अर्लीस्ट दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द रूल। एक तो वो अर्लीस्ट होगा, प्रायोरिटी के लिहाज से वो अर्लीस्ट होना चाहिए और वो रूल्स के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटी begins with the publication of linear specific species plantarum on May 1, 1753। प्रायोरिटी का आप कहाँ से आप उसकी जो है ट्रेस बैक करेंगे या तारीख कहाँ से, आप हिसाब कहाँ से लगाएंगे, तो इसके लिए कैलेंडर आपके पास मौजूद है। कैलेंडर स्टार्ट है फ्रॉम 1 मई 1753, लीनियस का जो टाइम है उससे। अब उस कैलेंडर में जो भी जिसका नाम भी पहले आता है और रूल्स के मुताबिक आता है वो प्रायोरिटी में पहले नंबर पे होगा, ओल्डेस्ट लेजिटिमेट नाम होगा, और अगर वो बाद में आता है तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। वो जो मैं आपको कह रहा था ना कि 2 दिन भी अगर पहले हो कोई नाम, लेजिटिमेट नाम हो, तो उसको चूज किया जाएगा, और आज की डेट में अगर कोई होगा तो उसको नहीं देखा जाएगा। The correct name of the species is the combination of the earliest published valid generic name with the earliest published valid specific name। किसी भी स्पेसिमन का जो नाम होगा उसमें दो नाम होंगे। पहला उसमें वैलिड जीनस नाम होगा, जेनेरिक नाम, जेनेरिक और जीनस एक ही चीज है, और उसका दूसरा नाम क्या होगा, वो स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट का नाम होगा, ठीक है, वो करेक्ट नाम होगा। मसलन सुलैनम नाइग्रम है तो सुलैनम ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और नाइग्रम उसकी स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट को जाहिर कर रहा है। लेकिन ये ध्यान में रखें कि उसके लिए आप ऑर्डर वही रखेंगे, उसके लिए लैटिन स्टाइल होना जरूरी है या लैटिनाइज होना जरूरी है। हाउ डू सिनोनिम अकर, सिनोनिम कैसे आता है? इन सम इंस्टेंसेस, कुछ एग्जाम्पल में, the original author who described the plant may place it in a particular genus, but subsequent authors, often with a more complete understanding of the taxon and its representatives, may move that species into any genus। कभी कभी एक आतर ने एक नाम को पहले किसी जीनस में रखा होता है, दूसरा बाद में आने वाला उसी जीनस में से उस स्पीशीज को उठा देता है और किसी और जीनस में रख देता है, ठीक है। वो ज्यादा उसको लगता है कि वो पहले वाला जीनस उसके लिए एक्यूरेट नहीं था, अब ज्यादा एक्यूरेट है, तो वो वहां से उसको हटा देता है, ठीक है। हाँ जी, इसकी जरूरत नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि उसमें भी जो जीनस में आप किसी स्पीशीज को आप डालेंगे, एक स्पीशीज एक जीनस से उठा के दूसरे जीनस में डालेंगे, तो उसके लिए भी उसका जीनस का नाम तो चेंज हो जाएगा, लेकिन स्पीशी नाम अगर उस पर डबलिंग नहीं है, वहां पे डुप्लीकेशन नहीं है, तो स्पीशी नाम को रिटेन किया जाएगा। रिटेंशन वाले प्रिंसिपल में डिस्कस हो चुका है। सिनोनिम का अगेन कंटिन्यू है। Another instance is for highly variable or widely ranging species. Such species are often described as independently and unknowingly under different names। बाज़ औक़ात
एक स्पीशी है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इलाकाई लिहाज से, उसकी रेंज वैरायटी की बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभी गलती से उसको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। स्पीशी एक होता है लेकिन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। कल आपने वो 3 नाम लिखवाए थे कि इनके बारे में बताऊंगा, फिर आपने नहीं बताया था, टाइम खत्म हो गया था। वो आज के प्रैक्टिकल में होगा क्योंकि वो फ्लावर टर्मिनोलॉजी है सारा, तो वो उसी में मैंने फिर सोचा कि उसी में ओके आपको सर। मैं समझाऊंगा। सर, बीएससी वाला के पेपर हो गए कि नहीं हुए? बीएससी वाले उनके पेपर हो गए कि नहीं हुए? नहीं, मेरे ख्याल में अब नहीं होंगे क्योंकि ये शुरू ही कर रहा है, ये सितंबर में कहीं जाके शुरू कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनका रिजल्ट जो है प्रीवियस की बुनियाद पर दिया जाएगा। ओके सर। अच्छा, प्रियोरिटी ऑफ नेम, सिनोनिम, होमोनिम, ये अलग से टर्म्स है। सिनोनिम तो वो है जो साथ साथ हो। If the same taxon has often been described and named more than once, एक से ज्यादा जो है नाम दिए जाएंगे तो सबसे पहले वाला जो है वो चूज हो जाएगा एज ए करेक्ट नेम, बाकी उसके साथ जो है एज ए सिनोनिम के तौर पे रखे जाएंगे। ठीक है। सेम स्पीशीज आर आल्सो पब्लिश्ड अंडर द डिफरेंट नेम। मिसाल के तौर पर देखें, मैं आपको एक और आसान मिसाल देता हूँ। चलो ये एग्जांपल यहाँ से पढ़ लीजिए। एलियो एंजियंसिस डी वाइल्ड, एलियो बोगियार्टी डी वाइल्ड। ये देखें, ये सारे नाम एक ही सेंटेंस में रखे, एक ही वक्त में रखे, लेकिन सारे एक ही, बाद में उन्हें पता चला कि ये स्पीशी एक ही है, ये कोई अलग स्पीशीज नहीं है, लिहाजा उनमें से एक को उसने चूज किया, बाकी को एज ए सिनोनिम के तौर पे ले लिया। इसी तरह से भिंडी है, भिंडी हिबिस्कस एस्कुलेंटस उसका साइंटिफिक नाम है, लेकिन आजकल पता चला है कि इसके जीनस का नाम जो है और भी है। तो आजकल भिंडी का नाम दो है, एक हिबिस्कस एस्कुलेंटस है, एक एबलमास्कस एस्कुलेंटस है। तो चाहे आप हिबिस्कस का यूज कर ले चाहे एबलमास्कस, दोनों आपस में सिनोनिम है। ठीक है। A homonym is a name that has been used for more than one taxon. होमोनिम ये है कि कभी कभी एक टैक्सन के लिए एक से ज्यादा नाम यूज किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, कन्वर्वुलस कुरियलस, कन्वर्वुलस कुरियलस, एक से ज्यादा नाम है, सेम नाम है, उसमें से ये तीनों एक दूसरे की क्या है, होमोनिम है, सेम नेम है एक तरह से, लेकिन अलग औकात में ये नेमिंग जो है वो यूज हुई थी, लिहाजा इसको एक ही नाम कंसिडर किया जाएगा। इसी का नाम भी होमोनिम होगा, इसी का भी होगा, इसी का भी होगा। ये पहले वाला है तो इसका चूज हो जाएगा, बाकी दोनों जो है वो एज ए होमोनिम के तौर पे रिटेन किए जाएंगे। What is homonym? Synonym identical to accepted correct name. टाटोनिम क्या है? What is टाटोनिम? टाटोनिम जो है अगर स्पीशी का और जीनस दोनों का नाम एक जैसा हो, मतलब जो नाम जीनस का है वही नाम अगर स्पीशीज का भी है तो उसको टाटोनिम कहा जाएगा। मतलब अगर जेनेरिक नेम है, इट इज सिमिलर टू द स्पेसिफिक एपिथेट नेम, देन इट इज कॉल्ड एज ए टाटोनिम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम लिखा है हेलियंथस हेलियंथस, तो देखें जीनस नेम भी एक है, स्पीशी नाम भी एक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये बॉटनी में या बोटेनिकल जो कोड है उसके हिसाब से ये गलत नाम है, इलेजिटिमेट नाम है। टाटोनिम इज बैंड इन बॉटनी, इसको आपने चेंज करना है, या ये चेंज करना है या ये चेंज करना है अकॉर्डिंगली। ठीक है। ये चेंज करेंगे तो देखेंगे कि क्या कोई जीनस तो वाकई स्किप नहीं हो रही, या आप जो नया जीनस का नाम रख रहे हैं कोई पुराना तो नहीं पड़ा उसमें। ये चेंज करेंगे तो क्या स्पीशी नाम जो स्किप तो नहीं हो रहा, या नया जो स्पीशी नाम आप रखेंगे क्या किसी और जगह पे तो डबलिंग नहीं है, ये आपने ख्याल रखना है। टाटोनिम जो है ये बॉटनी में नहीं है।
आपकी बुक में इसकी मिसाल होगी मैलस मैलस की। एप्पल का पुराना नाम था सेब का मैलस मैलस, आजकल उसका नाम है मैलस पोमेला। मैलस पोमेला यानी मैलस जीनस नाम को रिटेन किया गया और दूसरा जो मैलस था उसको खत्म करके उसकी जगह पे पोमेला रख दिया।